जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम 8 जनवरी के करंट अफेयर्स को देखेंगे और इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जुड़ सकते हैं। पहला प्रश्न आज का, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का मुख्य अतिथि किसे चुना गया है? तो त्रिनाद और टोबैगो, जो त्रिनाद और टोबैगो देश है, इसके राष्ट्रपति को चुना गया है मुख्य अतिथि के रूप में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के लिए। एनआरआई अर्थात जो प्रवासी भारतीय दिवस है यह 9 जनवरी को मनाया जाता है। और किस लिए? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए थे, इसलिए 9 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। इस बार इसका 18वां क्रम है और इस बार इसका आयोजन कहाँ होना है? तो भुवनेश्वर, उड़ीसा में इसका आयोजन होना है। इस बार भुवनेश्वर में यह आयोजित होगा प्रवासी भारतीय सम्मेलन। मुख्य अतिथि यहाँ पर त्रिनाद और टोबैगो, जो त्रिनाद है टोबैगो है, यहाँ के राष्ट्रपति जो क्रिस्टीन कंगालू जी, यह इस बार मुख्य अतिथि रहने वाले हमारे, ये आपको याद रखना है। इस बार की थीम क्या है प्रवासी भारतीय दिवस की? तो विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान इसकी थीम है। और इसका शुभारंभ कौन करेंगे? तो प्रधानमंत्री इसका शुभारंभ किया है। और जो 70वें क्रम का था पिछली बार 2023 में, प्रति 2 वर्ष में इसका आयोजन होता है प्रवासी भारतीय दिवस का। तो इसके पहले 2023 में जो 70वें क्रम का था, इसका आयोजन इंदौर में हुआ था। और पहली बार कब आयोजित हुआ था? तो 2003 में पहली बार आयोजित हुआ था प्रवासी भारतीय दिवस और नई दिल्ली इसका होस्ट था। और जो डायस्पोरा है यह किसके लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है? तो डायस्पोरा यह विदेश में रहने वाले भारतीयों के समूह को, जितने भी लोग विदेश में रहते हैं उन्हें डायस्पोरा कहा जाता है। अगर बात करें अभी यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन बने? तो कीयर स्टारमर। कौन बने? कीयर स्टारमर ये अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। बीसीसीआई के हेड कौन है वर्तमान में? तो रोजर बिन्नी वर्तमान में बीसीसीआई के हेड है, आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है वर्तमान में? तो भारत के अजय बंगा जी वर्ल्ड बैंक के हेड है वर्तमान में। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत होती है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों की स्थापना, और इनका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वाशिंगटन डीसी में इनका मुख्यालय है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का। और इसमें इसकी करेंसी को क्या कहा जाता है? तो गोल्ड पेपर कहा जाता है इसकी करेंसी को। इसकी जो आईएमएफ की करेंसी, इसे क्या गोल्ड पेपर के नाम से भी जानते हैं, विशेष आहरण मुद्रा भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा किसने घोषित किया है? तो बेमौसम बारिश से फसलों की खराब होने से बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा उड़ीसा ने घोषित किया है। प्राकृतिक आपदा उड़ीसा के द्वारा घोषित किया गया है बेमौसम बारिश को। यहाँ के सीएम कौन है वर्तमान में? मोहन चरण मांझी जी है। और ये किस सीट से जीत कर आते हैं? तो क्योंझर सीट से यह जीत कर आते हैं मोहन चरण मांझी जी। फसल नुकसान की भरपाई करने के लिए प्राकृतिक आपदा घोषित किया है बेमौसम वर्षा को उड़ीसा सरकार के द्वारा। अगर इसके बेमौसम बारिश से अगर फसलों खराब होती है तो उनकी भरपाई करेगी सरकार। सर्पदंश को अभी हाल ही में अधिसूचित रोग किसने घोषित किया था? तो तमिलनाडु के द्वारा अधिसूचित रोग घोषित किया गया था सर्पदंश को। लू को प्राकृतिक आपदा किस राज्य ने घोषित किया था? तो मध्य प्रदेश ने हीट वेव या लू को जो प्राकृतिक आपदा घोषित किया था। सुभद्रा योजना किस राज्य की है? और लाभ योजना किस राज्य ने प्रारंभ की? सुभद्रा और लाभ, तो उड़ीसा की योजना है सुभद्रा और लाभ। रज पर्व कहाँ पर होता है? नुआखाई कहाँ पर होता है? और जो भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा कहाँ पर निकलती है? तो ये कहाँ पर आयोजित होते हैं? ये उड़ीसा में आयोजित होते हैं। अभी हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने? नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो जो सुमन बेरी जी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ये आपको याद रखना है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया जी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। अभी हाल ही में एक पुस्तक आई थी वाई भारत मैटर्स। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह एस जयशंकर द्वारा लिखी गई है, जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी। भारत में रुपयों का अवमूल्यन अभी तक कितनी बार हुआ है? तो भारत में 3 बार रुपये का अवमूल्यन हुआ है। 1949 में होता है एक बार, 1966 में होता है और 1991 में होता है। भारत का 3 बार अवमूल्यन होता है। और भारत के
फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे उस समय, जिस समय 1991 में भारत ने एलपीजी को अपनाया था। जो लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है, उस समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे। और भारत ने निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण जो है इसे अपनाया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे भारत पोल पोर्टल का संबंध किससे है, तो सीबीआई से संबंधित है भारत पोल पोर्टल का, और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसे लॉन्च किया है। भारत पोल पोर्टल इसे लॉन्च किया गया है अमित शाह जी के द्वारा, जो वर्तमान में हमारे गृह मंत्री है, और सीबीआई के लिए इसे लॉन्च किया गया है। सीबीआई का फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसका फुल फॉर्म है। और इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल पुलिस इसका फुल फॉर्म है। तो इंटरपोल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया गया है अमित शाह के द्वारा। जो सूचनाएं हैं, जो इंटरपोल है, अगर कोई भारत से भागकर कोई इंटरनेशनल जो अपराधी है वह जाता है, तो भारत इंटरपोल की सहायता से उसकी जांच कर सकता है, अर्थात वह कहाँ पर है और वह किस प्रकार की गतिविधियों में भी संलिप्त है। तो इंटरपोल उसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगा भारत की सीबीआई और भारत पुलिस को। और तो यह सूचना फास्ट स्थानांतरित हो सके, शीघ्र मिल सके, इसके लिए भारत ने जो भारत पोल पोर्टल है इसको लॉन्च किया है अमित शाह ने। इंटरपोल की स्थापना कब होती है, तो 7 सितंबर 1923 को इसकी स्थापना होती है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय पुलिस दिवस 7 सितंबर को मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। अभी हाल ही में एक और पोर्टल लॉन्च हुआ है, बैंक नेट पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो वित्त मंत्रालय ने लॉन्च किया है बैंक नेट पोर्टल को, और ई नीलामी पोर्टल के रूप में इसे लॉन्च किया गया है बैंक नेट पोर्टल को। सीवीसी जो हमारा केंद्रीय सतर्कता आयोग है, इसकी स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर होती है, तो संथानम समिति की अनुशंसा पर होती है। और जो कर्मचारी होते हैं केंद्रीय, उनमें भ्रष्टाचार के जो आरोप होते हैं उनकी जांच करता है। डीआरडीओ की जांच के लिए भी हाल ही में किस पैनल का गठन किया गया था, तो विजय राघवन पैनल है, इसका गठन किया गया था डीआरडीओ की जाँच के लिए। और इसकी स्थापना कब होती है, तो 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना होती है। और जो समीर कामत है वर्तमान में इसके हेड है। यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, यह इसके द्वारा भी कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था, तो शेरनी पोर्टल लॉन्च किया गया था इसके द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा हमारा, हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया है, तो जो केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह है यह मत्स्य पालन मंत्री है, और इन्होंने भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ सिक्किम में किया है। श्री राजीव रंजन जी, जिन्हें लल्लन सिंह के नाम से भी जाना जाता है, भारत का फर्स्ट जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर है, इसका उद्घाटन कहाँ, सिक्किम में किया गया है। और सोरेंग जिला, सिक्किम के सोरेंग जिले में इसका उद्घाटन किया गया है भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का। न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण हो, यह इसका उद्देश्य है। और किसकी मदद से लॉन्च किया गया है, तो नाबार्ड की मदद से लॉन्च किया गया है। नाबार्ड के बारे में जानकारी देखें तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 12 जुलाई 1982 को होती है। शिवरवन समिति की अनुशंसा पर इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। 4 क्लस्टर भी स्थापित किए गए हैं यहीं पर, जो हमारे मत्स्य पालन मंत्री लल्लन जी, इनके द्वारा 4 जगह क्लस्टर भी स्थापित किए गए। टूना मछली क्लस्टर की स्थापना अंडमान निकोबार में की गई है। क्लस्टर अर्थात उस क्षेत्र में विशेष रूप से इन पर ध्यान दिया जाएगा। सेवा क्लस्टर की स्थापना लक्षद्वीप में की है। पर्ल क्लस्टर की स्थापना हजारीबाग झारखंड में की है। और सजावटी क्लस्टर की स्थापना मदुरई में की है, तमिलनाडु में। कहाँ पर, मदुरई तमिलनाडु में की गई है। और मदुरई किस नदी के किनारे है यह, तो वेगई नदी के किनारे है मदुरई तमिलनाडु। सागादावा लोसांग और सोनम लोछार फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित होते हैं, तो सागादावा लोसांग सोनम लोछार फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित होते हैं, तो ये सिक्किम में आयोजित होते हैं। और अभी हाल ही में फर्स्ट रेलवे स्टेशन सिक्किम का अभी प्रारंभ हुआ है। और 36वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था सिक्किम को, ये आपको ध्यान रखना है। अगर कुछ डेट देखें 2025 तक हमारा क्या लक्ष्य है, 2025 तक तो टीबी उन्मूलन का लक्ष्य है भारत सरकार का 2025 तक। 2030 तक हमारा किसका लक्ष्य है, तो मलेरिया उन्मूलन का हमारा लक्ष्य कब है, 2030 तक। 2047 तक हमारा क्या लक्ष्य है, 2047 तक जो हमारा लक्ष्य है वो क्या है, तो विकसित भारत का लक्ष्य है हमारा 2047 तक, विकसित भारत का लक्ष्य है 2047 तक। और 2070 तक हमारा कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य है। कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य कब तक है हमारा, 2070
2070 तक है। ये कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? तो 82वें क्रम का था वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025। इसमें सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड द ब्रूट लिस्ट मूवी को मिला है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 इंपॉर्टेंट है यह। इस बार इनका क्रम कौन सा है? तो 82 क्रम के थे यह, और कैलिफोर्निया यूएसए में इनका आयोजन हुआ है। और इसको होस्ट करने वाली कौन थी? तो पहली बार एक महिला के द्वारा इन्हें होस्ट किया गया है। मात्र एक महिला ने इन्हें होस्ट किया है, निक्की ग्लेसर के द्वारा इन्हें होस्ट किया गया था गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 को। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड द ब्रूट लिस्ट को मिला है। और जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड यह किसे मिला है गोल्डन ग्लोब अवार्ड में? तो एड्रियन बार्डी है, इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड ब्रेडी कॉर्बेट इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। आपको सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर याद रखनी है कि द ब्रूट लिस्ट है जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में मोशन पिक्चर का अवार्ड जीता है। 96वें क्रम का ऑस्कर अवार्ड किसने जीता है? तो ओपनहाइमर ने जीता है। और ओपनहाइमर मूवी यह किस पर आधारित थी? तो यह जो परमाणु बम के जनक थे ओपनहाइमर, इनके ऊपर जो 96वें ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली मूवी थी ओपनहाइमर। 70वें फिल्म फेस्टिवल में फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो ये अट्टम फिल्मों को मिला है 70वें फिल्म फेस्टिवल में फीचर फिल्मों का अवार्ड। और ये मलयालम फिल्म थी एक अट्टम, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहे नाड़ी तरंगी का संबंध किससे? तो नाड़ी तरंगिनी का संबंध किससे? तो यह एक आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक उपकरण है, भारत का स्वदेशी, भारत के द्वारा विकसित किया गया है और आयुर्वेद से इसका संबंध है। इसका निर्माण कौन करने वाला है? तो जो अत्रेय इनोवेशन है, पुणे में अत्रेय इनोवेशन, वह इसका निर्माण करेगी। और यह डायग्नोसिस्ट उपकरण है और आर्टिफिशियल एआई पर आधारित डायग्नोसिस्ट उपकरण है यह। और यह भारत का पहला आयुर्वेदिक पल्स डायग्नोसिस्ट मशीन है, भारत की पहली आयुर्वेदिक पल्स डायग्नोसिस्ट मशीन है। पल्स अर्थात जो हमारी नाड़ियाँ होती है उनकी जांच करने के लिए नाड़ी तरंगिनी इसका नाम है। और आयुर्वेदिक पल्स डायग्नोसिस मशीन है यह, और भारत का पहला स्वदेशी उपकरण है यह। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन है जो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, इसके द्वारा इसे मंजूरी भी प्रदान कर दी गई है। कल्पा और स्वर्णा किसकी प्रजाति है जिसका भी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया था? तो नारियल की प्रजाति है कल्पा और स्वर्णा। अगर बात करें सागरिका क्या है, कुछ टर्म की बात करें सागरिका क्या है। आकाश की बात करें तो आकाश किस प्रकार की मिसाइल है? त्रिशूल किस प्रकार की मिसाइल है? अगर देखें पृथ्वी और अग्नि किस प्रकार की मिसाइल है? पृथ्वी और अग्नि हमारी किस प्रकार की मिसाइल है? देखें सागरिका क्या है? तारपीड़ो है। क्या है? तारपीड़ो है सागरिका। तारपीड़ो अर्थात ये पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली मिसाइल है सागरिका। आकाश और त्रिशूल क्या है? तो आकाश और त्रिशूल हमारी सतह से हवा पर मार करने वाली मिसाइल है, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है आकाश और त्रिशूल। पृथ्वी और अग्नि हमारी सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, ये आपको ध्यान रखना है। और नाग कैसी मिसाइल है? तो एंटी टैंक मिसाइल है। एंटी टैंक मिसाइल है हमारी। एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है? नाग हमारी एंटी टैंक मिसाइल है। और फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर कार्य करती है हमारी जो नाग मिसाइल है। और अस्त्र किस प्रकार की मिसाइल है? तो हवा से हवा में एयर टू एयर मार करने वाली कौन सी मिसाइल है? हमारी अस्त्र है। अभी हाल ही में कौन सी मिसाइल एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया था? तो जो रुद्रम फर्स्ट है इस एंटी रेडिएशन मिसाइल का परीक्षण किया था अभी DRDO के द्वारा। और नाग शस्त्र फर्स्ट का भी अभी सफल परीक्षण किया गया है। नाग शस्त्र फर्स्ट का यह क्या है? तो यह आत्मघाती ड्रोन है। नाग शस्त्र क्या है? आत्मघाती ड्रोन है और इसका सफल परीक्षण किया गया था कुछ समय पहले। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक चैंपियन एग्नेस कैलेटी का निधन कहाँ हुआ है? तो दुनिया की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक चैंपियन रही है एग्नेस कैलेटी और इनका निधन अभी हो गया है। और ये हंगरी की रहने वाली थी। एग्नेस कैलेटी यह हंगरी की रहने वाली थी और दुनिया की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक चैंपियन महिला थी यह। और हंगरी में इनकी मृत्यु हो गई है। मात्र 103 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है, छोटी सी उम्र में। और यह जिम्नास्ट की खिलाड़ी थी। और इन्होंने जो ओलंपिक है यहाँ पर कुल 8 पदक जीते थे ओलंपिक में इनके द्वारा। 1952 और 1956 का जो मेलबर्न ओलंपिक था, 1952 के हेलेंस्की और 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में 5 गोल्ड मेडल जीते गए थे इनके द्वारा, ये आपको याद रखना है।
एग्नेस कैलेटी के बारे में। हंगरी की अगर बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? बुडापेस्ट राजधानी है। पुस्ताज यहाँ पर घास के मैदानों को कहा जाता है। और इस बार 45वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन भी कहाँ पर हुआ था? तो शतरंज ओलंपियाड का आयोजन भी यहाँ पर हंगरी में होता है और भारत यहाँ पर विजय रहता है। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में यहाँ भारत विजय रहता है। यहाँ पर वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तमस सुलियोग जी है। अभी हाल ही में एक और महिला का निधन होता है जिनका नाम है टोमिका इटुका। इनका भी निधन होता है। जापान की महिला थी और सबसे बुजुर्ग जीवित महिला का खिताब इनके नाम था और 116 वर्ष की उम्र में टोमिका इटुका का निधन हो गया है। ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है? तो नेपाल में आया था 7.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप। नेपाल और तिब्बत की सीमा पर भूकंप आता है जिसकी तीव्रता 7.1 थी और यहाँ इसका केंद्र क्या था भूकंप का? तो तिब्बत इसका केंद्र था। भारत की अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल, बिहार और सिक्किम ये राज्य इससे प्रभावित रहे हैं इस भूकंप से। और भारत का जो हिमालयी क्षेत्र है इससे अधिक प्रभावित है भूकंप की घटनाओं से। और इसका कारण क्या है? तो जो भारतीय प्लेट है, 2 प्लेटें हैं, भारतीय प्लेट है और जो यूरेशियन प्लेट है, इन दोनों के मध्य अभिसरण हो रहा है, अर्थात ये प्लेटें एक दूसरे की ओर खिसकती है। और जब भारतीय प्लेट का धंसाव यूरेशियन प्लेट के नीचे होता है और जहाँ पर जो प्लेटों में हलचल होती है इसके कारण जो हिमालयी क्षेत्र है यह भूकंप प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ पर कंपन या जो झटके हैं वह महसूस होते हैं। अगर बात करें विश्व में सर्वाधिक भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी की घटनाएं कहाँ पर होती है? तो जो प्रशांत महासागर का अग्निवलय है, इस अग्निवलय प्रशांत महासागर के चारों ओर सर्वाधिक जो ज्वालामुखी है इनके द्वारा ज्वालामुखी से भूकंप की घटना और भूकंप से जो सुनामी है इसकी उत्पत्ति होती है। तो प्रशांत महासागर का जो अग्निवलय इससे सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। भूटान को थंडरबोल्ट कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। नेपाल से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? 5। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्य नेपाल से सीमा बनाते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सरकारी स्कूलों के छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2025 किसने प्रारंभ किया है? तो गुणोत्सव 2025 ये जो पहले यह असम सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। असम सरकार ने गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को जो उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए, ताकि उन्हें गुणवत्तामूलक शिक्षा प्राप्त हो सके, तो उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए असम के द्वारा 14 लाख प्लस विद्यार्थियों को इसमें शामिल किया गया है गुणोत्सव 2025 में। और जो उनका प्रदर्शन है उसका मूल्यांकन करने के लिए और गुणवत्तामूलक शिक्षा उन्हें मिल सके, इसकी जाँच के लिए प्रारंभ किया है। निजुत मोइना योजना यह भी असम सरकार ने प्रारंभ की थी। मोइदम कहाँ का है? असम का ही स्थान है मोइदम, जो कि अहोम साम्राज्य के कब्रिस्तान है। और अभी यूनेस्को का 43वां विश्व धरोहर कौन बना है भारत का? तो यह भी मोइदम ही बना है। स्टेच्यू ऑफ वेल्लोर कहाँ पर है? तो यह जोरहट असम में स्टेच्यू ऑफ वेल्लोर, जो कि लचित बोरफुकन की प्रतिमा है और अहोम साम्राज्य के महान सेनापति रहे हैं लचित बोरफुकन। अब अंतिम प्रश्न है आज का, हाल ही में जस्टिन ट्रूडो ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? तो अभी हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया गया है जस्टिन ट्रूडो के द्वारा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो थे, अब ये नहीं रहे जस्टिन ट्रूडो और लिबरल पार्टी से आते हैं यह, और अभी हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दिया है कनाडा के प्रधानमंत्री पद से अपने, ये आपको ध्यान रखना है। और इनका कारण क्या माना जा रहा है जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे का, कि इन्हें किस कारण यह इस्तीफा देना पड़ा है? तो जो यूएसए के राष्ट्रपति बनने वाले डोनाल्ड ट्रंप यह 20 जनवरी को शपथ लेंगे 47वें राष्ट्रपति के रूप में। तो जो यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होंगे, एक तो इसका कारण माना जा रहा है, और क्योंकि इन्होंने कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं यूएसए के तो वह 25% टैरिफ कर लगाएंगे कनाडा से आने वाले सामानों पर। यूएसए का एक मजाक में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में कहा भी था कि यूएसए का 51वां प्रांत बनाया जाएगा कनाडा को, और उसका गवर्नर जो जस्टिस ट्रूडो है इन्हें बना दिया जाएगा। तो उनके इस्तीफे पर भी मजाक लेते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अभी भी समय है, आप कनाडा को यूएसए में मिला दीजिए, 51वें प्रांत के रूप में आपको यहाँ का गवर्नर बना दिया जाएगा। तो यह भी एक खबर थी। इसका कारण एक खराब अर्थव्यवस्था भी है कनाडा की, जो खराब होती अर्थव्यवस्था, और भारत भी इसका एक कारण माना जा रहा है। भारत और कनाडा के मध्य भी रिश्तों में भी तनाव था। जो हरदीप सिंह निज्जर था, आतंकवादी था, हरदीप सिंह निज्जर एक आतंकवादी था, इसकी हत्या हुई थी कहाँ पर? कनाडा में। तो इस
इसमें भारत की संलिप्तता के आरोप लगाए थे कनाडा के द्वारा। तो जो खालिस्तानी आतंकवादी था हरदीप सिंह, तो इसकी भी हत्या में भारत का नाम लेना यह भी एक कारण बताया जा रहा है। विश्व की सबसे लंबी तटीय सीमा वाला देश कौन सा है? तो कनाडा विश्व की सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य है। यूएसए और कनाडा, इनके मध्य 49 डिग्री जो अक्षांश रेखा है यह सीमा बनाती है। और विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय रेखा है यह शांति वाली। सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय रेखा कौन सी है? दो देशों के मध्य शांति वाली, तो यह कौन सी है? यह कनाडा और यूएसए के मध्य 49 डिग्री अक्षांश रेखाएं। अगर बात करें कुछ नदियों की, टाइबर नदी की बात करें तो इसके किनारे कौन सा शहर स्थित है? टाइबर नदी के किनारे। तो जो इटली की राजधानी है रोम, यह टाइबर नदी के किनारे स्थित है। सीन नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो जो पेरिस है फ्रांस की राजधानी सीन नदी के किनारे स्थित है। नील नदी की अगर बात करें तो नील नदी यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। और यह ब्लू नील और नीली नील कहाँ पर मिलती है? तो जो सूडान की राजधानी है खार्तूम, यहाँ पर नीली नील और ब्लू नील का संगम होता है खार्तूम में, जो सूडान की राजधानी है। अगर बात करें माही नदी की बात करें तो यह किस रेखा को 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। कांगो नदी की बात करें तो कांगो नदी यह विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। और लिम्पोपो नदी की बात करें अगर, तो यह मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो यह लिम्पोपो नदी है। कांगो और लिम्पोपो ये कौन से महाद्वीप में बहती है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है। और माही नदी यह एशिया महाद्वीप के अंदर प्रवाहित होती है भारत में। ये आपको ध्यान रखना है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा। और आपका कुछ सजेशन है कंटेंट के बारे में तो कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन भी अवश्य दीजिएगा। अगर क्लास अच्छी लगती है तो भी आप कमेंट करिएगा क्लास के बारे में, ताकि मुझे आपका फीडबैक पता चल सके। धन्यवाद। जय हिंद।